तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनका जन्म कहाँ से होता है, इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए और देखिए। टॉपिक है हमारा टेंस। टेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम टॉपिक है। इस टेंस के बगैर ना तो हम कुछ बोल सकते हैं और ना ही हम ग्रामर में कुछ कर सकते हैं। टेंस का यूज कहाँ कहाँ पर होता है? टेंस का यूज हम वॉइस में करते हैं। जो एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं उनमें टेंस की एक अहम भूमिका होती है। टेंस के बिना हम वॉइस को नहीं बना सकते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा होता है वो है नरेशन। जो नरेशन होता है वो भी पूरा टॉपिक टेंस के ऊपर डिपेंड है। अगला होता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, इसमें भी टेंस की एक बहुत ही बड़ी भूमिका होती है कंडीशनल सेंटेंस में। तो कहने का मतलब यह है कि टेंस जो टॉपिक हमारा होता है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बगैर इतना सा भी काम नहीं हो सकता है। तो इसी महत्व को जानने के लिए हम टेंस को आज डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारे टेंस होते हैं, टेंस का मतलब होता है जो किसी समय एवं अवस्था को दिखाए। ध्यान से सुनिए, टेंस का मतलब होता है जो किसी समय एवं अवस्था को दिखाए। समय एवं अवस्था। टेंस का रिलेशन होता है टाइम टाइम और एक्शन से। टाइम और एक्शन से टेंस का रिलेशन किससे होता है? टाइम और एक्शन से। टेंस टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होते हैं। अब बात आती है कि टाइम क्या होता है और ये एक्शन क्या होता है। तो टाइम जो होता है, पहला टाइम होता है प्रेजेंट। सभी लोगों को मालूम है कि प्रेजेंट एक क्या होता है? टाइम होता है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टाइम का मतलब होता है जो कार्य क्या हो रहा हो, चल रहा हो। जैसे इस समय मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम चल रहा है। ये कौन सा एक्शन है या कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टाइम है। अगला होता है फ्यूचर। फ्यूचर टाइम। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय। अभी प्रेजेंट के बाद फ्यूचर आएगा। दो टाइम हो गए। अच्छा, एक टाइम और होता है। वो टाइम कौन सा होता है? वो टाइम होता है पास्ट का। जी हाँ, एक टाइम होता है पास्ट। अब बात आती है कि प्रेजेंट टाइम को हमने जान लिया, जो समय चल रहा हो। फ्यूचर टाइम का मतलब होता है आने वाला समय। ये पास्ट टाइम क्या होता है? तो देखेंगे, अगला टाइम है पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है और ये कौन सा टाइम होता है? पास्ट टाइम। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो कोई लड़का है, इसका नाम हो गया सोनू। इसका हमने नामकरण कर दिया सोनू। अब इसको जाना है कहीं पर। ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? जा रहा है। ये प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर है। प्रेजेंट टाइम पर इस जगह पर ये है। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा? यहाँ से चलते हुए धीरे धीरे जा रहा है। तो जो चल रहा है, जो चलना है उसका, वो कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टाइम है, क्योंकि वो प्रेजेंट में एक्शन कर रहा है। अच्छा, जब वो एक्शन कर रहा है तो ध्यान से देखिए, यहाँ से उसने चलना शुरू किया था और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आ गया और अभी वो चलता ही जा रहा है। तो एक बात नोटिस करने वाली है, और वो बात क्या है कि ये जो टाइम यहाँ से छूटा है, ये टाइम यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ से धीरे धीरे क्या हो रहा है? टाइम छूटता जा रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये जो टाइम यहाँ पीछे वाला है ये छूट रहा है। अब यही टाइम, जो टाइम प्रेजेंट का था, जो पीछे वाला हिस्सा, जो पीछे का टाइम छूट रहा है, वही टाइम अब किसमें बदलता जा रहा है? वही टाइम बदलता जा रहा है पास्ट में। क्योंकि 2 सेकंड के पीछे वाला जो समय होता है वही कौन सा होता है? पास्ट। जैसे मैं अभी आया था,
पढ़ाना शुरू किया, अब थोड़ा पढ़ाया, तो जो पहले पढ़ाना शुरू किया था वो कौन सा टाइम हो गया, पास्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रेजेंट का टाइम होता है, ध्यान से सुनिए, जो प्रेजेंट का टाइम होता है वही क्या बन जाता है, पास्ट। मतलब बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है, पास्ट। बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट होता है, और ये फ्यूचर का मतलब आने वाला। तो ये बात क्लियर हो गई कि टाइम तीन होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा हो, फ्यूचर का मतलब आने वाला, और पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ प्रेजेंट। बीता हुआ प्रेजेंट का समय ही पास्ट होता है। अब बात करते हैं एक्शन की। एक्शन कितने प्रकार का होता है, एक्शन। तो पहला जो एक्शन होता है, एक्शन का मतलब होता है कार्य, जो भी हम कार्य करते हैं वो होता है एक्शन। पहला हमारा जो एक्शन होता है वो है कॉन्टिन्यूअस। कौन सा एक्शन, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस एक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन का मतलब होता है जो एक्शन ऑन गोइंग हो, चल रहा हो। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से यहाँ गया, या ऐसे मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, तो ये कौन सा एक्शन होगा, ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन होगा। मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन सा एक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। तुम पढ़ रहे हो, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। कॉन्टिन्यूअस एक्शन का मतलब होता है जो कार्य, जो वर्क ऑन गोइंग हो, चल रहा हो, वो होता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम हमारे सामने है कुछ इस तरीके से। इसका हम नामकरण कर लेते हैं राम। ये कोई राम नाम का लड़का है, और इसके सामने इस प्लेट में कुछ खाना रखा है, और इसको ये खाना क्या करना है, खाना है। राम को खाना खाना है, तो राम को खाना खाना है, तो राम खाना क्या करेगा, खाना शुरू कर देगा। जब खाना शुरू कर देगा, एक्शन क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा, तो वो एक्शन बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस। कौन सा एक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। और ध्यान देना, दुनिया का कोई भी एक्शन जो कॉन्टिन्यूअस में होता है वो एक समय के बाद रुक जाता है, क्योंकि कोई भी एक्शन हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं होता है, वो कभी ना कभी तो रुकता है। तो यहाँ पर ये एक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद अब एक समय ऐसा आएगा कि वो खाना समाप्त कर देगा, फिनिश कर देगा, है ना, खाता तो रहेगा नहीं, तो खाना क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा, मतलब खाना खा चुका होगा। तो उसके बाद जो एक्शन होगा, खा चुका होगा, ये एक्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट एक्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगला एक्शन होता है परफेक्ट। कौन सा, परफेक्ट। और परफेक्ट एक्शन का मतलब क्या होता है, जो एक्शन हो चुका हो। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ होमवर्क दिया, तो तुमने क्या कहा कि सर मैंने अपना होमवर्क क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है, मतलब कि वो एक्शन फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ये होता है परफेक्ट एक्शन। इसी डायग्राम से हमने समझा कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन कौन होता है और परफेक्ट एक्शन क्या होता है। अगला अगला जो एक्शन होता है इस तरीके से कि जब कोई एक्शन चल रहा हो, समाप्त हो चुका हो, ठीक है, तो उस एक्शन को हम क्या कहते हैं, इस डायग्राम को रिमूव कर देते हैं। अगला एक्शन जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कौन सा होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन को समझने की कोशिश करो। फिर से हम एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, इसको भी हम फिनिश कर देते हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्शन को हम समझेंगे। ये डायग्राम एक बना है, ये किसी का नाम
करण कर लो इसमें, इसका नाम हम कर लेते हैं राज। ये एक रूम दिया है इस तरीके से, और यहाँ पर ये ढेर सारी क्या है, किताबें हैं, ये बुक्स हैं। ये रूम हो गया और ये क्या हो गया, बुक्स। राज नाम का कोई लड़का है, एक रूम है और ढेर सारी क्या है, किताबें हैं। अब उन किताबों को उस कमरे में ले जाकर रखनी है। तो मान लो मैंने राज से कहा कि राज, इन किताबों को तुम्हें ले जाकर इस रूम में रखनी है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, रख दूंगा, क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं। तो इतना काम उसे देने के बाद मैं आ गया अपने घर, कुछ इस तरीके से। अच्छा, थोड़ी देर बाद, 2 से 3 घंटे बाद मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि राज ने कुछ काम किया भी है या नहीं। तो 2-3 घंटे के बाद हम जब वापस गए तो राज से पूछा कितनी किताबें कमरे में पहुंच चुकी हैं, मतलब कितना काम हो चुका है। तो राज ने कहा कि कुछ किताबें रूम में पहुंच चुकी हैं और कुछ किताबें अभी बाकी हैं जो मैं ले जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, कुछ किताबें पहुंच चुकी हैं, इसका मतलब क्या है, ढेर सारे किताबें थी, आधी किताबें पहुंच चुकी हैं। तो कौन सा एक्शन हो गया, वो एक्शन हो गया परफेक्ट, क्योंकि आधा काम हो चुका है। और शेष का काम अभी कैसा है, कंटिन्यू है, मतलब जारी है, पूरा काम नहीं हुआ है, शेष काम अभी चल रहा है, आधा हो गया है, बाकी जो बचा है वो हो रहा है। राज उसको क्या कर रहा है, कर रहा है, किताबों को रूम में ले जा रहा है। तो वो कौन सा एक्शन हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से अगला जो हमारा एक्शन होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 3 एक्शन हो गए। अच्छा, अब बात ये होती है कि एक्शन तो 4 होते हैं, ये तो 3 ही है, बिल्कुल 4 होते हैं। अगला एक्शन कौन सा होता है, अगला एक्शन होता है इंडेफिनिट। कौन सा, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। अच्छा, इंडेफिनिट एक्शन का क्या मतलब होता है, इंडेफिनिट एक्शन का मतलब होता है जिस एक्शन के बारे में हमें कुछ पता ना हो, जिसके बारे में हम डेफिनिट ना हो, वो होता है इंडेफिनिट एक्शन। एक एग्जांपल देखो, जैसे लिखा है मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। अब पूछा जाए तुमसे, बताओ ये कौन सा एक्शन है, ध्यान से देखो, ये कौन सा एक्शन है। तो हमें मालूम है कंटिन्यूअस एक्शन का मतलब होता है जो एक्शन जारी हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट का मतलब जो एक्शन हो चुका हो, जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये एक्शन समाप्त हो चुका है, ये परफेक्ट हो जाएगा। मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये किसमें आ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि काम आधा हो चुका और आधा भी क्या है, बाकी है, मैं और पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन लिखा है मैं पढ़ाता हूँ, तो इसके बारे में तो हमें कोई निश्चित या डेफिनिट जानकारी तो है नहीं, तो ये होता है इंडेफिनिट एक्शन। तो हमने जाना है कि एक्शन 4 होते हैं इंडेफिनिट, जिसके बारे में हमें कुछ डेफिनिट ना हो, कुछ पता ना हो। कंटिन्यूअस का मतलब जो जारी हो, परफेक्ट का मतलब जो एक्शन क्या हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो एक्शन चल रहा हो, अभी आधा पूरा हो गया और आधा हो रहा हो। इस तरीके से एक्शन 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, और अगला होता है परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। तो हमने जाना है कि टेंस टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। टाइम 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एक्शन 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से अगला स्टेप है जो टेंस हमारे होते हैं। हमने जाना है कि टेंस किसको शो करते हैं, टाइम और एक्शन को। टेंस टाइम और एक्शन से मिलकर बने होते हैं, टाइम और एक्शन से। तो टाइम कितने प्रकार का होता है, टाइम हमने जाना है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला टाइम होता है पास्ट, दूसरा टाइम होता है प्रेजेंट,
और तीसरा टाइम होता है फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके बाद हमने पढ़ा है कि एक्शन 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक्शन एक्शन 4 होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट एक्शन। अगला होता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अगला कौन सा होता है? परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट एक्शन। अगला होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। इस तरीके से टाइम 3 प्रकार का होता है और एक्शन 4 प्रकार के होते हैं। अब इन्हीं टाइम और एक्शन को हम क्या करते हैं? आपस में रिलेट करते हैं। रिलेट करने का तरीका क्या होता है? ये टाइम हमारा पास्ट का दिया है, तो इसको टाइम को एक्शन से क्या करेंगे? रिलेट करेंगे, तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से जो हमारे टेंस होते हैं, टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं टेंस। तो हमने जाना है कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं और वो किनसे मिलकर बने होते हैं? टाइम और एक्शन से। इतनी बात क्लियर हो गई। आज के बाद टेंस की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं, बस ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। अगला स्टेप है टेंस का, टेंस। टेंस टाइम प्लस एक्शन से मिलकर बने होते हैं, ये हमने जाना है। ये भी जाना है कि टाइम 3 प्रकार का होता है और एक्शन 4 प्रकार का होता है। अच्छा, एक्शन का मतलब क्या होता है? दोस्तों, एक्शन का मतलब ही तो होता है वर्ब। जो कुछ काम हम करते हैं वो एक्शन होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, एक्शन है। मैं पढ़ता हूँ, एक्शन है। तुम लिखते हो, एक्शन है। तो एक्शन का मतलब होता है वर्ब। और बच्चों, वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं। तो वर्ब की वो कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, ये भी हम इसी में जानेंगे। वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स होती हैं और उसको हम पढ़ेंगे। तो वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं V1। अगली फॉर्म होती है V2 और अगली फॉर्म होती है V3, V4 और V5। अब बात आती है कि V1 का मतलब क्या होता है? V1 का मतलब होता है प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। और V2 का मतलब होता है पास्ट, वर्ब की पास्ट फॉर्म। V3 का मतलब होता है परफेक्ट और V4 का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है और जो कि कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और ध्यान रखना कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन होते हैं या जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगती है। अगली फॉर्म होती है V5। V5 का मतलब होता है सिंगुलर
सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। V5 का मतलब होता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाने से। किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म में जब हम यस या ईएस लगा देते हैं तो हमारे वर्ब सिंगुलर फॉर्म की हो जाते हैं और उसको हम कहते हैं V5, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो हमने जाना है कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ये भी जाना है कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए, सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म परफेक्ट, फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। अगला जो स्टेप है वो है वर्ब कंपाउंड। वर्ब कंपाउंड, अगला स्टेप हमारे पास है वर्ब कंपाउंड। वर्ब कंपाउंड का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है कि वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, जान लिया हमने डिटेल में, ठीक है। अब अगला जो स्टेप हमारे सामने है वो है वर्ब कंपाउंड। वर्ब कंपाउंड का मतलब क्या होता है? बहुत ही ध्यान से देखिए। वर्ब कंपाउंड का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वर्ब कंपाउंड में 2 वर्ब्स आती है, पहली वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब और सेकेंड वर्ब होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब होता है और मेन वर्ब का क्या मतलब होता है ये भी हम समझेंगे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? 3 प्रकार के। जितने भी हम टेंस बनाते हैं या सेंटेंस बनाते हैं उनमें बस यही 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं यही तुमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। बहुत ही कायदे से देखिए कौन कौन सी होती हैं। पहली हेल्पिंग वर्ब होती है बी। कौन सी? बी। अगली होती है हैव और अगली होती है डू। पहली बी, सेकेंड हैव, थर्ड डू। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है? बी, हैव, डू, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। ये होती है, यही जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं बी, हैव, डू, इन्हीं का यूज हम सभी के लिए करते हैं जहां पर जिसकी जरूरत होती है। बी का यूज कहाँ पर करते हैं? बी का मतलब होता है किसी चीज का होना, हैपनिंग। बी का मतलब होता है हैपनिंग। बी का मतलब होता है हैपनिंग और हैप का मतलब होता है पजेशन। हैप का मतलब होता है पजेशन और डू का मतलब होता है एक्शन। बी का मतलब होता है हैपनिंग, हैप का मतलब होता है पजेशन और डू का मतलब होता है एक्शन। हैपनिंग, पजेशन और एक्शन। बी, हैव और डू। तो हमने क्या बताया है कि बी का मतलब होता है हैपनिंग और हैपनिंग का मतलब होता है किसी चीज के होने से। हैपनिंग किसी चीज का होना, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ तो यहाँ पर हैपनिंग हो रही ना, दिखाया जा रहा मैं एक अध्यापक हूँ तो आई एम अ टीचर। तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट। हैव का मतलब होता है पजेशन और पजेशन का मतलब होता है अधिकार। हैव का मतलब होता है पजेशन मीन्स अधिकार। जैसे ये जो मार्कर है ये मेरा है तो इस मार्कर पर किसका अधिकार है? इस मार्कर पर मेरा अधिकार है, क्योंकि यह मार्कर मेरा है। डू, डू का मतलब होता है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कोई कार्य होना। जैसे मैं जाता हूँ, वह खाता है, ये क्या है? ये सब एक्शन है।
तो हमने वर्ब कंपाउंड में जाना है कि दो वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है बी, हैव और डू। बी का मतलब होता है हैपनिंग, हैव का मतलब पोजीशन, डू का मतलब एक्शन। अच्छा, यही बी हैव, ध्यान से देखो, बी हैव और डू जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, बी हैव और डू जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यहाँ पर देखो बताया गया है कि ये कौन सी वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है। बी हैव डू ये हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ये किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी काम करती हैं। किस तरीके से? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ये किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम करती हैं, बशर्ते उस सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। किसी में ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं और किसी में मेन वर्ब का काम करती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले ये जान लो कि बी हैव और डू का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। बी का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब क्या होता है और डू का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है होने से, और इसमें कौन कौन सी वर्ब आती है? इसमें आती है इज, एम, आर, वाज और वर। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। अगली है हैव। हैव का मतलब क्या होता है? हैव में कौन कौन सी वर्ब आती है? हैव में आती है, नंबर 1 पर तो हो जाएगी हैव, उसके बाद हैज और हैड, ये 3 होती हैं हैव में। अगला नंबर है डू का। डू का मतलब क्या होता है? इसमें कौन कौन सी वर्ब आती हैं? डू का मतलब होता है डू, डिड, डन, डो, डिड, डन, डज भी हो सकता है इसमें। इस तरीके से डू में डो, डिड, डन, डज। अब हम जानेंगे किसी सेंटेंस में बी, हैव और डू जो होती हैं कब हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं और कब मेन वर्ब का काम करती हैं। तो अगला स्टेप हमारा है कि किसी भी सेंटेंस में बी, हैव और डू कब हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी और कब मेन वर्ब का काम करेंगी। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अगला एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। दो एग्जाम्पल हमारे सामने दिए गए हैं। पहला है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, अगला है ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। अब हम इसमें देखेंगे किस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है और किस सेंटेंस में मेन वर्ब काम कर रही है। ध्यान से देखो, यहाँ पर आर दिया गया है और आर क्या होता है? आर बी की फॉर्म है, ये बी के अंतर्गत आती है। और बी, हैव, डू क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन ये सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करती हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें कहीं पर इसके आगे मेन वर्ब नहीं दी गई है। तो जिस सेंटेंस में
हेल्पिंग वर्ब दी होती है, मेन वर्ब नहीं दी होती है, तो सेंटेंस में वही हेल्पिंग वर्ब किसका काम करेगी, वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है। अब यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब ना हो करके कौन सी वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब। क्लियर हो रहा है। अगला एग्जाम्पल है, इसमें इज दिया गया है, इज कौन सी वर्ब होती है, इज हेल्पिंग वर्ब है। रीडिंग ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, तो इसमें मेन वर्ब दी गई है, ये मेन वर्ब हो जाएगी और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हमने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मेन वर्ब का भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। अगला एग्जाम्पल, आई हैव a new car, you have done your वर्क। फिर से दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहला है आई हैव अ न्यू कार, अगला है यू हैव डन योर वर्क। अब हम इसमें देखेंगे किसमें हेल्पिंग वर्ब है और किसमें मेन वर्ब है। तो पहले सेंटेंस में देखो दिया है हैव, और यहाँ पर हैव के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं दी गई। वैसे ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी मेन वर्ब। सेकंड वाले में हैव दिया गया है और उसके बाद डन है, तो इसमें डन मेन वर्ब है और हैव क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब, डन मेन वर्ब और इसमें हैव ही मेन वर्ब है। तो इस तरीके से जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वाक्य में सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक थी, इनके बगैर ना तो आप टेंस सीख सकते हैं और ना ही टेंस बना सकते हैं। अगर ये नहीं पता है तो आप जिंदगी भर टेंस पढ़ते रहेंगे, भूलते रहेंगे। इसलिए पहले बेस को कंप्लीट करो। टेंस की बात है। क्या होता है कि लोग पढ़ाते हैं, टेंस शुरू कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और समझ में कुछ भी नहीं आता। क्यों नहीं आता है, इसका रीज़न है क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें जानी ही नहीं, इनके बारे में हमें किसी ने बताया ही नहीं। जबकि मजबूत बेस यही होता है, अगर बेस कमज़ोर है तो आगे कुछ नहीं सीख सकते हो। तो आज के बाद तुम्हारी सारी दिक्कतें समाप्त होने वाली है टेंस से लेकर। तो टेंस की टेंशन खत्म है। बस कायदे से वीडियो को देखो और समझो।